हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, हिस्ट्री के अंदर अभी हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता में भी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, इससे रिलेटेड हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो थी हमारी हिस्ट्री की वैदिक सभ्यता के अंदर, तो हमने उसमें वहाँ तक पढ़ लिया था कि वैदिक सभ्यता में जो महिला मतलब बाल विवाह वगैरह नहीं हुआ करता था और प्रथा प्रथा जो थी वो भी वैदिक सभ्यता के अंदर नहीं थी। ठीक है, तो उसके आगे से अब हम आपकी क्लास में आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आज ये जानेंगे कि जो वैदिक सभ्यता में जो विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई, वैदिक सभ्यता के अंदर विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई, यानी कि जिसको हम देवर बोलते हैं, छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, से विवाह कर सकती थी। ठीक है, आगे जो पॉइंट आता है इसके बाद वो क्या आता है? स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा घोषा, ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा घोषा, सिक्ता, आल्पा एवं सिक्ता, सिक्ता, आल्पा एवं विश्वास जैसी, आल्पा एवं विश्वास जैसी विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। किसने? गार्गी ने याज्ञवल्क्य, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। चुनौती दी थी। ठीक है, आगे आता है
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। आगे है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, आगे इसी के अंदर है अभी, यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। जो सोमरस नाम का जो पेय पदार्थ था उसको वनस्पति के द्वारा बनाते थे। ठीक है, इसको वनस्पति से बनाया जाता था। आगे इसके अंदर है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वो 3 प्रकार के वस्त्र कौन से थे? वास, अधिवास और उष्णिश। वास, अधिवास, वास, अधिवास, नंबर 3 पे क्या है? उष्णिश। ठीक है, इसी के अंदर और है, अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आता है कि विधवा मतलब इसमें जो वैदिक सभ्यता थी उसके अंदर क्या था कि कोई भी महिला है, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, वो विडो हो गई, तो जो विधवा स्त्री थी मतलब उनका उसका जो देवर हुआ करता था, जो भाई का पति का जो भाई हुआ करता था, वो चाहे तो उससे शादी कर सकती थी। ठीक है, विवाह कर सकती थी, ऐसी इसके अंदर ये ऐसी चीज़ भी थी, मतलब ये सब चीज़ें थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता के अंदर। फिर इसमें आगे आता है कि जो इसके अंदर जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। वो क्या करती थी? पढ़ाई लिखाई करती थी, एजुकेशन वो क्या अडेप्ट करती थी, मतलब वो शिक्षा ग्रहण करती थी। आगे है, अब इसमें ऋग्वेद में क्या हो गया, एक तो लोपामुद्रा नाम की महिला, ये सब महिलाओं के नाम है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आल्पा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। इसके अंदर ये विदुषी स्त्रियां थी, इनके बारे में बताया गया है ऋग्वेद के अंदर। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। अब गार्गी नाम की जो एक स्त्री थी, उसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद मतलब जैसे डिबेट होती है,
इस तरीके के लिए चुनौती दी थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो उस टाइम पर जो महिलाएं शादी नहीं करती थी, जो विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी पूरे जीवन, तो इस तरीके की महिलाओं को वैदिक सभ्यता के अंदर अमाजू कहा जाता था। ठीक है, आगे आता है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। अब आर्य जो एक जैसे हमारी ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, है ना, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है उसके अंदर जैसे हम मेन है, जैसे हम लस्सी बोल सकते हैं, या मार्केट में जो जितने भी पेय पदार्थ मिलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की फॉर्म में वो है। तो जैसे हमारे होते हैं, तो उस कल्चर में क्या था, जो उनका मुख्य पेय पदार्थ था वो उनका सोमरस था, जिसको वो किससे बनाते थे, वो वनस्पति से उसको बनाया करते थे, सोमरस को। ठीक है, आगे है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अब मुख्यतः नॉर्मली जो आर्य थे वो 3 टाइप्स के क्लोथ्स का यूज़ करते थे। वो कौन से थे? एक था वास, एक अधिवास, एक उष्णीष। ठीक है, उष्णीष। ठीक है, वास, अधिवास और उष्णीष। अब जो इनर वियर थे, अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निवि कहा जाता था। तो वैदिक सभ्यता के अंदर जो भी क्लोथ्स अंदर उनको कैरी किया जाता था, मतलब अंदर उनको वियर किया जाता था, तो उनको निवि कहते थे वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या बताया गया है। चलिए अब क्या है, आगे आता है महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है या कहा गया है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जब स्टार्टिंग में जब हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, तो महर्षि कणाद के बारे में भी एक छोटा सा जिक्र आता है, 2-3 लाइनों का जिक्र आता है उनके बारे में भी। तो आपने जिन्होंने अगर केमिस्ट्री डिटेल में नहीं पढ़ी है तो आप एक बार जाके उसको ज़रूर चेक करिएगा। एनसीईआरटी की जो 9th की बुक्स है उसके अंदर इतना ज़्यादा डीपली नहीं है। जो बुक्स आती हैं, मतलब पूरी डिटेल में जो आती है, जैसे 9th की है, जैसे रिफ्रेशर मान लीजिए, इस तरीके से जो आती है उनके बारे में, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, मतलब 3-4 पूरा डिस्क्रिप्टिव में उसके महर्षि कणाद के बारे में। एटम से रिलेटेड उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी, कुछ बताया था एटम से रिलेटेड, तो इसलिए उनका वहाँ पर भी जिक्र है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात आई है कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अब आर्य जो एंटरटेनमेंट करते थे उसके लिए क्या है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। कौन से थे, नंबर मत डालो, ऐसे लिख लो। कौन से थे एंटरटेन, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं
धूत क्रीड़ा। ठीक है, तो वो एंटरटेनमेंट इस तरीके से करते थे जैसे आजकल हम मूवी वगैरह देख लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कोई क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता के अंदर मनोरंजन के ये साधन थे। अब उनका व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। पशु वगैरह पालते थे और कृषि करते थे, खेती करते थे। नेक्स्ट है, गाय को अधन्या न मर, पहले लिखो, ऐसे लिखो, गाय को अधन्या, गाय को अधन्या, इट मीन्स न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। रखा गया मतलब मार नहीं सकते गाय को, जैसे अब है बैन है, अब भी गाय को नहीं मार सकते, ऐसे ही उस टाइम पे था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था दी गई थी। के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, मतलब अभी समझाऊंगी इसका मतलब भी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के टाइम पर। ठीक है, आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे शामयस्क कहा जाता था।
कहा जाता था। जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्या रहने दो, खाली सही लिख दो, नीचे हलंत लगा दो, ठीक है। और तांबे को उस टाइम पर, कब, वैदिक सभ्यता में तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। कहा जाता था, ठीक है। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। देखो अब आगे क्या आता है, आगे ये बात आती है कि जो महर्षि कणाद थे, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है, ठीक है। परमाणुवाद जो एटॉमिक थ्योरी थी, तो उसके हिसाब से भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा गया है? महर्षि कणाद को किया गया है। केमिस्ट्री में आप जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी। आगे आता है एटम के बारे में। जब हम एटम पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में, तो जब आता है इनका नाम महर्षि कणाद के बारे में आता ज़रूर है। आगे आता है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अब जो आर्य थे वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीज़, उनके क्या साधन थे एंटरटेनमेंट के लिए? वो क्या करते थे? तो वो संगीत, ठीक है, गाना वगैरह गा लिया करते थे, रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे और ध्रुत क्रीड़ा करते थे, ठीक है। इस तरीके से वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे। आगे है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। अब जो आर्य थे उनका व्यवसाय क्या था? मुख्य रूप से देखा जाए तो उनका व्यवसाय क्या था? खेती करते थे और पशुओं को पालते थे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी है जब हमसे सिंधु सभ्यता के बारे में और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जब आता है। जैसे अगर आ गया क्या आर्यों का जो मुख्य साधन, मतलब मुख्य व्यवसाय क्या था, तो बता देना है पशुपालन और कृषि था। अब आगे आता है गाय को अधन्य न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। मतलब गाय को ना अधन्य, इट मीन्स के उसको मार नहीं सकते, गाय को घायल नहीं कर सकते, उसकी श्रेणी में गाय को रखा गया था। इसका मतलब क्या है कि गाय की अगर कोई हत्या करता है तो गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। तो व्यवस्था है। तो वेदों में जो भी गाय को मारता है, गाय की हत्या करता है, गौ हत्या करता है या फिर उसको घायल आदि करता है, तो हमारे वेदों के अंदर उसके बारे में क्या बताया गया है कि उसको या तो मृत्युदंड देना चाहिए या फिर उसको देश निकाला देना चाहिए। मतलब जहाँ वो रह रहा है वहाँ से उसको निकाल कर, मतलब कह देना चाहिए, मतलब कि यहाँ से चले जाओ, कहीं भी रह लो, मतलब देश से निकाल देना चाहिए उसको। ये दंड है उसमें। आगे क्या आता है? आगे आता है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। अब जो आर्य थे उनका प्रिय पशु कौन सा था? उनको सबसे प्रिय पशु था घोड़ा, और जो देवता थे, अब देखो उसमें सिंधु सभ्यता में नहीं है इंद्र के बारे में इतना जिक्र, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो इनके प्रिय देवता माने गए हैं वो इंद्र को कहा गया है, इंद्र को माना गया है। आगे क्या आता है? आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। सिंधु सभ्यता तक हमने पढ़ा कि लोहे के बारे में कोई किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं था। मतलब जब उस टाइम पर क्या था कि लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो लोहे की खोज कब हुई थी? लोहे की खोज जो हुई थी वो हुई थी वैदिक सभ्यता के अंदर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्य द्वारा जो धातु खोजी गई वो लोहा थी, जिसे उस टाइम पर श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तो वैदिक सभ्यता के अंदर लोहे को आयरन का जो आयरन मेटल था, लोहे जो धातु थी, उसको श्याम अयस्क बोला जाता था, और जो तांबा था, तांबे को लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें और भी है, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर भी कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर, और बच्चों से भी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ ही साथ। कोई सजेशन वगैरह हो
तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।